हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है, थोड़ा बताइए। डेली 1 बजे वीडियो जाता है, आप लोग उसको देखिए और शाम को सबको ही 6 बजे लाइव आइए। 6:15-20 तक लाइव हम लोग आ जाते हैं और 8 बजे तक रहते हैं। कल हम लाइव में साइंस लिए थे। तो चलिए देखिए, आपका सोशल साइंस का बार बार आ रहा था, सोशल साइंस कैसे करें। तो हम 4 वीडियो लेके आएंगे, एक भूगोल, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और एक इकोनॉमिक्स। और चारों उड़ा देंगे एक एक घंटा में लगभग, समझ गए। उसके बाद वर्मा प्रेस कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं, जो नहीं देखें उसको देख लीजिए, उससे बहुत क्वेश्चन आपका फंसेगा। और सब्जेक्टिव भी करा दिए हैं 2-3 सेट, और मॉडल सेट का भी करा दिए हैं, तो उस सबको आप लोग देखिए। और मैथ वाला कल बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाए थे हम, जिसको मैथ से डर लगता है सब्जेक्टिव से, वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए, सबको ही कमेंट करके बताइए कैसे लगा। देखिए, थोड़ा हैंड राइटिंग आप लोग मैनेज कीजिए, हैंड राइटिंग मैनेज कीजिए। और ये इस वीडियो में लास्ट तक जो रहेगा उसको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। देखो, हम कॉपी में लिखे लेकिन टाइपिंग नहीं करा पाए, क्योंकि टाइम कम था। टाइपिंग कराने में 2-3 दिन लगता है। हम पूरा एनसीईआरटी बुक जो है आपका सिलेबस का, एनसीईआरटी जो बुक है उससे सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। ऑब्जेक्टिव भी है इसमें 30 लगभग, और 70 से अधिक सब्जेक्टिव है, लगभग 120 क्वेश्चन है इसमें। इसको आप पढ़ लीजिए, आपका भूगोल में जो है ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, इसमें दोनों है। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्लास 10 है। किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी कृषि की जाती है? सीढ़ीदार या सोपानी कृषि क्या होता है? इस तरह का कृषि होता है। ये उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। झारखंड में स्थित कोडरमा, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। काली, कोडरमा से कोई है नीचे कमेंट करके बताइए। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इस पर किस प्रकार की खेती की जाती है? काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है और इस पर कपास की खेती की जाती है। गुजरात के अलावा ये सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। और ये बनता कैसे है? ज्वालामुखी के फटने से बनता है। और कपास की खेती की जाती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का जो ऊपरी उपजाऊ परत है उसका हटना, कटना। एक फलीदार फसल का नाम बताएं। दाल। किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी या आग्नेय चट्टान। देखो, कहीं कहीं ऑप्शन ये दिया है, कहीं कहीं ये दिया है, इसलिए दोनों मार दिए हम यहाँ पे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है ये अनवीकरणीय योग्य है। अनवीकरणीय योग्य मतलब क्या होगा? ये भविष्य में खत्म हो जाएगा, सीमित मात्रा में है। एक होता है नवीकरण, नवीकरण मतलब होता है जो खत्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। कृषि प्रणाली को रोपण कृषि दर्शाता है। रोपण कृषि मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है? लाभ कमाना, बाजार में बेच के। सही क्वेश्चन है ना, एकदम मस्त लगेगा आपको पढ़ने में। वीडियो को देखिए और सब कोई अपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। भूगोल का टेंशन खत्म। 2 रबी फसल का नाम बताइए। चना और गेहूं। रबी फसल क्या है? जिसको मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, माने शीत ऋतु में। गेहूं, चना, मटर, सरसों, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल का उदाहरण है। एक होता है खरीफ फसल, एक होता है खरीफ फसल, जैसे धान, मक्का, बाजरा। इसको जो है वर्षा ऋतु मतलब जून जुलाई में बोया जाता है, ये सब भी आ सकता है, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। थोरियम, थोरियम, थोरियम केरल में पाया जाता है। ये चाय उत्पादक 2 राज्य। देखो, पेय फसल में चाय और कॉफी आएगा, कहवा जिसको बोलते हैं। तो चाय उत्पादक 2 राज्य असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। 2 नवीकरण योग्य संसाधन का नाम। नवीकरण संसाधन होगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सबके पास ये वीडियो भेजिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये। भले ही हैंड राइटिंग आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, हैंड राइटिंग कैसे आप लोग थोड़ा बता सकते हैं। 2 अनवीकरण योग्य संसाधन का नाम बताइए। अनवीकरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब है अनवीकरण, जो खत्म हो जाएगा। देखिए, इतना स्पीड आपका रिवीजन कोई नहीं कराएगा, इतना बेहतरीन। ठीक है, और सब कोई 6 बजे लाइव आइएगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। सोशल साइंस में उपभोक्ता के किन्हीं 2 वर्गों में बांटा गया। उपभोक्ता के 2 वर्गों में बांटा गया, एपीएल, बीपीएल। वैसे ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसमें गलती से लिख दिए हैं। अबव प्रोबेबिलिटी लाइन, बिलो प्रोबेबिलिटी लाइन। किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी या आग्नेय चट्टान। ये सब क्वेश्चन बार बार आया है, आपका क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा इसको पढ़ने से, और मॉडल सेट भी। चलिए आगे। भारत के किन्हीं 2 कृषि ऋतुओं का नाम। ऋतु है, कृषि ऋतुओं का नाम।
तो खरीफ और रबी। एक होता है जायद, इसको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, इसमें फल और सब्जी आएगा, जैसे खीरा तीरा इसमें आता है। चलिए अब सब्जेक्टिव शुरू हो गया, ध्यान से सुनिए आप लोग, इसको थोड़ा पढ़िए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे मिलेगा। जल दुर्लभता क्या है तथा इसके कारण बताइए। देखो पानी पृथ्वी में बहुत है, लेकिन 97% जल जो है खारा जल है, और शेष जो 3% जल है उसमें भी लगभग 2% जल बर्फ के रूप में है। मतलब पानी है लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है, 1% है, वो भी जमीन के नीचे है, उसको नलकूप कुआं इस सब के द्वारा निकाला जाता है। या देखिए जल प्रकृति द्वारा प्राप्त एक असमाप्त या असमाप्य दोनों लिख सकते हैं, होने वाली उपहार है। फिर भी कभी कभी असमान वितरण तथा अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं जल की कमी या जल दुर्लभता। थोड़ा सही कर लीजिएगा, फिर से एक बार बोल देते हैं। जल प्रकृति द्वारा प्राप्त एक असमाप्त होने वाले उपहार है, फिर भी कभी कभी असमान वितरण तथा अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, इसको बोलते हैं जल दुर्लभता। दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसे वाटर पार्क ये सब में। अब जल दुर्लभता का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता का एक मुख्य कारण है। जब हम खेत में सिंचाई करते हैं और आवश्यकता से अधिक जल देते हैं तो जल दुर्लभता होती है। उद्योगों में अत्यधिक जल की मांग के कारण जल दुर्लभता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है, कैसे या उपयोग हुआ है? देखिए जैसे जंगल है उसको काट के क्या कर रहे हैं हम लोग, रोड बना रहे हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जितना अधिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा उतना आर्थिक विकास बढ़ेगा। इस प्रकार प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण विकास एक दूसरे से संबंधित है। मतलब देखिए जैसे हम लोग को जंगल काटना है तो जंगल काट के रोड बनाते हैं, जंगल काट के क्या करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, संसाधनों का दोहन हो रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चावल कैसा फसल है आप लोग कमेंट में बताइए तो, खरीफ है कि रबी? चावल राइस लिख के बताइए, चावल लिख के बताइए या राइस लिख के, रबी है कि खरीफ, जल्दी बताइए। देखिए कौन कौन सुन रहा है, जो इसको ध्यान से सुनेगा फूल उसी को नोट्स मिलेगा, सबको नोट्स नहीं मिलेगा, समझ गए? दूसरा नंबर हम दे देंगे, उसमें नोट्स दे देंगे। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। देखिए चावल, चाय या गेहूं, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लिख लेना यहाँ पे, चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इतना लिख लिए। उसके बाद लिखना, इसको उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक, इसी तरह लिखना, एक नंबर नहीं कटेगा, परिस्थितियां निम्न है। क्या लिखेंगे? चावल भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसको उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्न है। पहला, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है, गर्म होना चाहिए और पानी पड़ना चाहिए। चावल के लिए वर्षा जो है, ये 10 गलत है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर, 100। और चावल के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है, लिख लेना तीसरा। चौथा लिखना, चावल के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, इसलिए चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा। 5 पॉइंट लिख लेना। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ 2 प्रकार का होता है, पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर। जलोढ़ मृदा क्या है? नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी है, ये सब लिख लेना। अब चलिए, चाय की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति हो गया। अब चलिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। संसाधन भी होता है स्वामित्व के आधार पर 4 और उद्योग भी होगा।
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला आता है व्यक्तिगत उद्योग, जिसको निजी उद्योग बोलते हैं। ऐसा संसाधन या उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है, जैसे टाटा है, जैसे रिलायंस है, ये सब है इसमें। सामुदायिक उद्योग या संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर व्यक्ति के समूह का अधिकार होता है, जैसे सार्वजनिक पार्क, शमशान घाट। राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिस पर एक देश का अधिकार होता है, मतलब देश की सीमा पर पाए जाने वाले संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर विभिन्न देशों का अधिकार होता है, जैसे महासागरीय संसाधन। उद्योग भी आएगा तो इसी तरह लिखना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वो भी आएगा तो यही लिखना। आ गया। गन्ने की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करें। वीडियो कट गया थोड़ा, सॉरी, देख लीजिएगा आप लोग मैनेज करके। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या होगा? गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्न है। पहला, गन्ने की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री होना चाहिए। गन्ना उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में अधिक होता है। मृदा अपरदन, भूक्षरण को रोकने का उपाय बताइए। मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने का उपाय निम्न है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मृदा को जकड़ के रखती है। पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी जो है नहीं कटेगा। पशुओं की चराई को सीमित करना, मैदानी क्षेत्र में घास लगाकर तथा सीढ़ीदार खेती कर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए आगे देखिए। बांध क्या है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी व्यापार और निवेश जाल जोड़ना। भारत एक विभिन्न प्रकार के जलवायु वाला देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि पद्धति में विभिन्न कार्यों के योगदान से बहुत लाभ मिला। इस प्रकार भारतीय कृषि में वैश्वीकरण का प्रभाव रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपका एग्जाम में। बार बार आज वीडियो थोड़ा कट रहा है, थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। भारत